अस्सलाम वालेकुम। शराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का दौर कैसा रहा और 2021 जो है वो अदलिया का साल कैसा रहा, अदलिया ने किन किन चैलेंजेस का सामना किया और इस दौरान में अदलिया ने क्या क्या अहम फैसले दिए। फैसलों के अलावा क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर अदलिया की यगानगत रही या अदलिया इख्तलाफात का अंदरून खाना भी शिकार रही। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और मेरे साथ होंगे जनाब मतीउल्लाह जान और हसनात मलिक। अब जब के 2021 का सूरज जो है वो ग़रूब हो रहा है तो हमने कहा कि एक तायराना नज़र डालें कि ये साल अदलिया के अंदर कैसा रहा, अदलिया ने क्या अचीव किया, क्या लूज़ किया, कौन से अहम मुक़द्दमात अदलिया में आए और उन फ़ैसलों के हवाले से अदलिया के ऊपर लोगों का एतमाद बढ़ा या मज़ीद सवाल जो हैं उन्होंने जन्म लिया। पहले हसनात मलिक साहब, आपसे अगर मैं पूछूं कि अगर पिछले साल पे नज़र दौड़ाएं तो बहुत सारे अहम मुक़द्दमात थे, उनमें सर फहरिस्त देखें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसका रिव्यू खारिज हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि अली वज़ीर की ज़मानत हुई, फिर जो है वो स्पीकर सिंध असम्बली को सरेंडर करने के लिए कोर्ट ने कहा नैब अथॉरिटीज़ के सामने। और इसके अलावा जो है हमने ये भी देखा कि हमारी जो दरख्वास्त थी जिसका मतीउल्लाह जान मुखालिफ थे, उस दरख्वास्त पर जो है वो जो कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो रियासती गुंडागर्दी हो रही थी उसके ख़िलाफ़ उसमें एक जजमेंट आई और उस जजमेंट में कहा गया कि चीफ़ जस्टिस ही को दारुल महाम बना दिया गया 184(3) के नीचे कि अज़ खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ़ जस्टिस ही की सवाबदीद है। तो इसके अलावा हमने देखा नस्ला टावर का फ़ैसला आया और दूसरे फ़ैसले आए। तो इन सारी सूरत हाल को देखें तो दूसरी तरफ जो हमने देखा कि इस एक साल के अंदर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा मुकदमात भी पाइल अप हुए, तकरीबन 54,000 के करीब मुकदमात बढ़े। गुलजार साहब के टेन्योर में आपके चीफ जस्टिस गुलजार साहब के टेन्योर में वो तो उनका 2 साल का आदमी लेंगे, लेकिन जाहिर है कि ये चीफ जस्टिस गुलजार साहब का ही रईस कहलाएगा। टेन्योर में 11,000 केसेस बढ़े। हाँ, जबकि वकला बरादरी की तरफ से ये भी कहा जाता रहा कि ये जस्टिस गुलजार साहब के दौर के अंदर जो है वो अहम पिटीशनें जो हैं वो लापता हो जाया करती थी। तो ये सारी सूरत हाल है। आप कैसे देखते हैं कि ये सारा जो साल गुजरा उसमें क्या कुछ अहम आपको लगा? देखें क़य्यूम साहब, तकरीबन 11 साल मैंने भी न्यू ईयर एंडर लिखा जुडिशरी के बाद। हाँ। ये ज़रा यूनिक इस तरह था कि सुप्रीम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के केस का इम्पैक्ट जो बना वो इम्पैक्ट ये पड़ा कि परसेप्शन ये डेवलप हुई कि सुप्रीम कोर्ट 2 कैंप में डिवाइड होगी और वो किसी हद तक ठीक भी थी। जजेस ने एक दूसरे के साथ जुडिशल आर्डर में गाइडलाइन देना शुरू कर दी। जिस तरह रिव्यू में बंदयाल साहब ने कहा कि जी जब मिनॉरिटी जजेस बैठे तो वो चुप करके बैठे हैं। फिर एक जैसे मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट आई कि मिनॉरिटी जजेस को भी रिव्यू बेंच में बैठाना चाहिए। तो इस किस्म की चीज़ें आई। फिर गुलजार साहब ने एक बेंच में कहा कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बेंच में नहीं बैठना चाहिए। तो वाज़ेह इख्तलाफात सोच में ये जो भी एक कैंप नजर आए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को तलब भी तो किया ना APS के केस में। नहीं, लेकिन 2 के जजेस में जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जो सूरत हाल है वहाँ 2 कैंप आए बने और उसमें बड़ा एक जो कैंप था वो चीफ जस्टिस साहब के बड़ा करीब रहा, एक थोड़ा जो है वो चीफ जस्टिस गुलजार साहब के दूर रहा। आप उस कैंप में किन किन को शामिल करते हैं? देखें, अगर आप जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक में जिन्होंने फैसला दिया, सबसे बड़ा अगर आप केस अगर इस साल का है वो 26 अप्रैल का फैसला है जिसमें रिव्यू एक्सेप्ट हुआ। रिव्यू बहुत कम होता है कि किसी का एक्सेप्ट हो, और उसमें भी वो जजेस जिन्होंने जो है मामला अपना केस रिकॉल किया हो। मिनॉरिटी के 3 जजेस थे, तो यानी ये 6 जजेस ने वो मामला, जैसे अमीनुद्दीन खान वो भी उन्होंने भी साथ दिया। तो वो जो फैसला था वो बहुत मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो इस ईयर का सबसे बड़ा वो था। और उसमें जैसे मंसूर अली शाह, जैसे याही अफरीदी, जैसे मकबूल बाकर और जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा, फिर इसके अलावा वो तो खुद ही पटिशनर थे, इसके अलावा 2 जैसे अमीनुद्दीन खान और जैसे मज़हर आलमी आखिर। तो ये दूसरी तरफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल
और उनके साथ जो लोग थे वो थे। तो फिर हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा के वाले से दूसरी कंट्रोवर्सी बनी जब उन्होंने पीएम डिस्क्रिशनरी फंड का सो मोटो लिया, उसमें भी लार्जर बेंच बना। चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने अलेजिडली अपने लाइक माइंडेड जजेस को साथ बिठाया, उसका एतराज़ भी किया जस्टिस काजी फाइसा ने कि आप बेंच कैसे बना रहे हैं, पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में मुझे और जस्टिस काजी मकबूल बाकर साहब को बिठाते नहीं। यूम साहब आप पूरा एक डेटा निकालें तो पूरे डेटे में आपको पता चलेगा कि 184(3) में अगर जस्टिस मकबूल बाकर साहब सबसे कम, अगर डिस्पाइट सीनियरिटी उनको बहुत कम कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में बिठाया गया। जस्टिस काजी फाइसा को पूरे साल में किसी लार्जर बेंच में नहीं बिठाया गया, इसके अलावा उनको किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो अपनी ट्रांसपेरेंसी जो बार बार हम कहते हैं कि चीफ जस्टिस का इख्तियार रेगुलेट करना, उस पर आती है कि उन्होंने कुछ जजेस को तो बहुत ज़्यादा 184(3) में साथ साथ बिठाया और अपने जजेस को उनको बहुत ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस में दिया, चाहे वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मामला हो तो उसमें उन्होंने जस्टिस याहिया अफरीदी को तो बिठा लिया, लेकिन वही लाइक माइंडेड 4 जजेस को अपना। तो लाइक माइंडेड जजेस, ये जो साकिब निसार साहब ने पैटर्न शुरू किया कि लाइक माइंडेड 4-5 जजेस को साथ मिला के जो मर्जी फैसला कर दें, और चाहे वो पनामा लीक है, चाहे किसी को तायार नायल कर दें, चाहे वो सिलसिला एक जारी रहा है इस पर। तो ये जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मेरी समझ में वो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन नजर आई। और उसके बाद जो सीनियरिटी पे आया कि जी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन पे जब कहा गया तो एक कैंप ने कहा कि सीनियरिटी को प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं करनी चाहिए, कोर्ट पैकिंग का परसेप्शन बन रहा है जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने कहा। दूसरी तरफ से जो कैंप था उन्होंने कहा जी नहीं, बार की जो है रिजर्वेशन अपनी है। जिसमें सरदार तारिक मसूद ने भी कहा कि तारीख का सबक ये है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। बिल्कुल, तो ये है। और उनका ये कहना था कि नहीं जी हमें कॉम्पिटेंट जजेस लाने हैं। तो कॉम्पिटेंट जजेस में ये कहा गया कि जी अगर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को आप ला रहे हैं तो जस्टिस अकील अब्बासी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, उसकी वजह बताएं। तो उस पर बदयाल साहब ने कहा जी वो जज्बाती हो जाते हैं, उस वजह से उनको नहीं लाया गया। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जजेस की अकाउंटेबिलिटी, जजेस की अपॉइंटमेंट पे बड़े सवालात उठे। 2 कैंप बड़े वादे सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन हर मामले में आई, अहमद अली शेख साहब के मामले में भी आई, जस्टिस आयशा के मामले में भी आई, और इस केस और जो काजी फाइसा साहब की जो रिव्यू एक्सेप्ट, उसमें मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट को बहुत बड़ी शिकस्त हुई। एस्टैब्लिशमेंट ने एक प्लान बनाया हुआ था 2019 मई से उस पर चल रहे थे। आपको पता है फॉर्म भी हायर हुई कि यूके में सारे एविडेंस रिकॉर्ड हुए, यहाँ भी मीडिया को भी कंट्रोल फैसला तो अभी तक नहीं आया, फैसला डिटेल जजमेंट ना हो, लेकिन कम अज कम अभी तक अपने ब्रदर जजेस ने, आप कहें एक सुप्रीम कोर्ट के एक कैंप ने, उन्होंने काजी फाइसा के साथ वो खड़े रहे और उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की किसी हद तक जो है रेजिस्ट किया। मतलब एक ओवरऑल ये मतीला जान चीज़ हमें नज़र तो आती है कि ये जो ऑनस्लॉट थी इस पे ज़ाहिर है कि वो रिपल्स हुआ वो जो था सूरत हाल। लेकिन उसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि 184(3) के हवाले से जो है ये बात कंसिस्टेंटली कोर्ट में, और तकरीबन 4 जजेस जो हैं जज साहिबान, उन्होंने तो अपने ऑर्डर्स के अंदर लिख के कहा है कि 184(3) के पैरामीटर्स जो हैं वो तय होने चाहिए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये जस्टिस गुलजार अहमद साहब के इरा में ना तो कभी फुल कोर्ट मीटिंग को ही कॉल की गई, और फिर दूसरा कि जजेस की एलिवेशन के हवाले से इख्तलाफात सामने आए और बार भी खिलाफ हुई सीनियरिटी प्रिंसिपल पे। अब फिर वो जो है जैसे कि हम अब दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो नस्ला टावर, गुजर नाला, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो एक और पहलू है। लेकिन एक हम ये समझ सकते हैं कि अदलिया के ऊपर जो है जो मुदाखलत का अंसर, जैसे कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की पिटीशन भी पड़ी है, ऑल्दो पता नहीं उसका क्या बनता है, वो तासुर ख़त्म करने या ज़ाइल करने में अदलिया कामयाब हुई। क्योंकि अभी एक और केस भी आपने देखा होगा कि जिसमें जो कंटोनमेंट लैंड है वो कमर्शियल मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। जी कयूम, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और खसूसी तौर पे और पाकिस्तान की जो अदलिया है, इमरान वसीम साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। आप आगे हैं ना? नहीं कोई नहीं, बैठे ना। मैं इसलिए आया था कि जहाँ बहुत सारे केसेस डिस्कस कर रहे हैं, कई केसेस ऐसे हैं जो लगाए ही नहीं गए, वो पेंडिंग पड़े, वो भी डिस्कस कर, वो बात करते हैं, हम उस पर शुरू करते हैं। आप आगे आ जाएं, यहाँ आ जाएं, थोड़ा सा आगे ये आ जाएं। अच्छा जी, हाँ जी। तो मैं समझता हूँ कि ख़ुसूसी तौर पे सुप्रीम कोर्ट और अमूमी तौर पे आला अदलिया के लिए साल 2021 जो है ये मकाफ़ात अमल का साल था। जो कुछ हमारी सुप्रीम कोर्ट और आला अदलिया ने पनामा केस में 2018 के इलेक्शन से पहले किया, वो सब कुछ जो है इस साल के अंदर इनके सामने आया।
और बहुत सारे मामलात, बहुत सारी मालूमात, बहुत सारे लोग सामने लेकर आए, जिसको अभी तक किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया गया किसी इंक्वायरी या किसी तहकीकात के ज़रिए। अदलिया की साख के लिए ये साल बहुत बुरा साल था, और ख़ास तौर पे जो इल्ज़ामात जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने हल्फिया बयान की सूरत में इसी साल अपने आइनी दरख्वास्तों से मुतल्लक़ ज़ेर समात केस में दिए हल्फिया बयान की सूरत में, वो पहले से भी ज़्यादा संगीन थे, और अब जब हल्फिया बयान की सूरत में वो सामने आ गए तो मामले की संगीनी और भी बढ़ गई। मगर सुप्रीम कोर्ट अभी ये तय कर रही है कि क्या उन इल्ज़ामात की कोई रेलेवेंस है भी या नहीं, वो इतने आम हैं भी नहीं या नहीं, या जुडिशल काउंसिल ने जो सिद्दीकी साहब को निकाल दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो क्या उनको इस वजह से बहाल किया जाना चाहिए कि उन इल्ज़ामात की तहकीकात नहीं हुई। तो ये मैं समझता हूँ कि अदलिया के लिए एक बहुत बुरा साल था, अदलिया की साख के लिए बहुत बुरा साल था। और फिर ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इस साल में कुछ ऐसे फ़ैसले किए जिससे तासुर मिला कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद एक एंटी वर्कर और मज़दूर मुखालिफ एक कानूनदान पहले भी रहे हैं, एक तासुर आम था, और अब बतौर जज भी उन्होंने जो फ़ैसले किए हैं। कहते हैं कि बतौर वकील वो एम्प्लॉयर की तरफ से हमेशा पेश हुए। जी हाँ, तो बतौर जज भी, और ख़ास तौर पे कराची में जो एंटी इंक्रोचमेंट के नाम पे जो नेस्ला टावर के हवाले से, देखें टावर आप गिरा दें कोई हर्ज नहीं है, गैर कानूनी जो इमारतें हैं जैसे गुजर नाला की जो सफाई की चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की हिम्मत और कोशिशों से जो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया और पानी बड़ा पीने के काबिल हो गया गुजर नाले का, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो आम लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ तो उनको मतबादल जगह या मुआवजे के बगैर जिस तरीके से बेघर किया गया, असल एतराज़ उस पर है। और नेस्ला टावर के मुतासिरीन के साथ भी यही हो रहा है, अभी कुछ पता ही नहीं है मुआवजे का, कोई मतबादल जगह का पता ही नहीं है, और जो है वो नेस्ला टावर को गिराने के लिए 400-500 मजदूर लगे, और चीफ जस्टिस कह रहे हैं अभी तक गिराया क्यों नहीं गया, बल्कि यहाँ तक एक दफ़ा कहा कि बारूद से उड़ा दें। हाँ। तो ये मैं समझता हूँ कि लेकिन वो बारूद से उड़ा दें से याद आया, कल तो उन्होंने जो कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुर्तज़ा वहाब, पहले उनको कहा गेट आउट शट अप, और फिर अपॉलॉजी के ऊपर वापस लिया और रिमूव भी कर दिया। यही रिपोर्ट हुआ। अच्छा मुर्तज़ा वहाब ने, अच्छा क्योंकि गेट आउट और शट अप का लफ्ज़ मेरे ख्याल में तो जज को फिर इस पे अपॉलोजाइज करना चाहिए ना, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब ठीक है जो भी हो, चाहे वो MPA हैं, वजीर हैं या नहीं, एक आम आदमी को भी अगर कोई जज शट अप कहता है तो पहले तो जज को माजरत करनी चाहिए। ये जुडिशियल मिसकंडक्ट में नहीं आता, ये आता है मिसकंडक्ट में आता है, लेकिन यहाँ पे कि अगर इंसारबासी खबर दे दे तो वो उस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू। बिल्कुल। अच्छा दूसरा जो मैं साख की बात कर रहा था, 2021 में एक जो बदतरीन फैसला आया वो भी आपके सामने है, 16,000 मुलाजमीन की जो बरतरफी हुई, जिस तरीके से 20 महीने तक फ़ैसले को महफूज रखा गया, 16,000 मुलाजमीन को घर बैठे बगैर उन्हें सुने उनके खिलाफ फ़ैसला दिया गया, अटॉर्नी जनरल को नहीं सुना गया, और फिर उसमें जो कॉरपोरेशन के मुलाजमीन थे उनको भी एक कानूनी नुक्ते में फ़ारग कर दिया गया, हालांकि उस पर उस तरह कानून अप्लाई नहीं होता था जिस तरह फेडरल पब्लिक सर्विस के जो टेस्ट के थ्रू भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए होता था। तो इतनी गैर कानूनी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो ही नहीं हुआ, और अपनी गलती तस्लीम करने की बजाय उन्होंने घर बैठे 4 महीने तक मुलाजमीन इधर सड़कों पे एहतजाज करते रहे। 20 तकरीबन मेरे ख्याल में 1 दर्जन से ज़ायद लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, बीमार हो गए, हार्ट अटैक हुए, और 4 महीने तक जो है उनका कोई इलाज की सहूलतें उनको घर वालों को मैसर नहीं थी। वो कितनी मुश्किलात से गुजरे, बेघर भी हुए बहुत सारे, और कुछ को बाद में रोक दिया था घर से निकालने से। तो मैं समझता हूँ ये एक साल जो है अदलिया की साख के लिए एक बदतरीन साल था। हाँ। और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की जो सरबराही है इस साल के हवाले से ख़ास तौर पे वो हमेशा याद रखी जाएगी, और यकीनन बुरे अल्फाज में याद रखी जाएगी। तो अच्छा उसमें एक और बात भी है कि हमने ये देखा कि 2 फैसले तो मतलब जान मैं जिनके हम बात कर सकते हैं कि जो फैक्ट बेस हैं, एक तो वही जो सहाफ़ियों को हरासा करने के हवाले से हमने दरख्वास्त दी थी, काजी फ़ाइसा के बेंच ने नोटिस लिया, और फिर उसको उन्होंने 5 रुकनी बेंच ने कहा कि ये सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है। ये जो मुलाजमीन वाले केस की आप बात कर रहे हैं, इसमें ना सिर्फ ये कि अदालत ने अपनी गलती रिकॉल करने के बजाय, जबकि एक जज साहब ने तो ऐसा किया, लेकिन 4 जज साहबान जो हैं उन्होंने रिव्यू डिसमिस किया। जब रिव्यू डिसमिस किया तो फिर खुद नोटिस के तहत उनको बहाल भी कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने ये फैसला भी उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में बेंच था, और चीफ जस्टिस की ज़ात में इख्तियारात मरकूज करने का फैसला भी उमर अता बंदयाल साहब का था। बिल्कुल। तो ये एक नया जूरिस्प्रूडेंस भी तश्कील दे दिया कि जिन अदालती फैसलों का रिव्यू डिसमिस हो जाए, सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस के तहत उन फैसलों को दोबारा उखाड़ के
और अपनी मर्जी से कोई भी फैसला कर सकती है। ना कि सो मोटो लेके जो मुलाजमीन को बहाल किया है, तो अब अगर अटॉर्नी जनरल चाहें तो वो सो मोटो के ऊपर किए गए फैसले के खिलाफ एक अपील तो होती है ना, क्योंकि ये पहली दफ़ा सो मोटो एक्सरसाइज हुआ तो उसके ऊपर एक अपील भी होगी। तो ये नया वो जिसको पंजाबी कहते हैं ना कट्टा खोल दिया है। और दूसरी तरफ साख की जो मैं बात कर रहा था, कहते हैं कि पप्पू फेल हो गया है, पप्पू फेल हो गया, इन्होंने कहा कि पप्पू जो है फेल हो गया लेकिन हम इसे पास कर रहे हैं। मतलब स्टोरी प्लाटों वाली भी थी। हाँ, F14-15 के जो प्लाटों वाला जो मामला था जिसमें 2-2 प्लाट इन जजों ने लिए, फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की एक प्राइवेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके अंदर भी 7 जजों बशमूल चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के, उन्होंने प्लाट लिए, अपनी बीवियों के लिए भी कहा जा रहा है प्लाट हैं। और उस हवाले से जो मैंने स्टोरी की उस पर कोई जवाब, कोई वजाहत, कोई क्लैरिफिकेशन, कुछ मौक़िफ़ सामने नहीं आया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बुरा साल था अदलिया की साख के लिए, और इससे बुरी साख के हवाले से जो जिम्मेदारी है वो मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट के इन मौजूदा जजों पे पड़ती है, जो मौजूदा जजों पे पड़ती है या कि जो हेड है उस पर भी पड़ती है। आप ये देखें ना, एक तरफ ये कहते हैं सो मोटो का अख्तियार जो है वो सिर्फ चीफ जस्टिस के पास है, एक फ़र्ज़ वाहिद के पास है, और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत को कहते हैं कि आप जो भी फैसला करेंगे वो काबीना की मंजूरी से हो सकता है, वज़ीर आज़म ये फैसले नहीं कर सकता। एक तरफ कंसंट्रेशन ऑफ पावर अपनी उसकी तोजी पेश करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, और जब हुकूमत की बात आती है तो कहते हैं वज़ीर आज़म, और वो वज़ीर आज़म जिसकी काबीना हैंड पिक्ड होती है उसकी मंजूरी की अहमियत नहीं है। वज़ीर आज़म किसी वज़ीर को किसी वक्त कानून जो है उसको लिखा जा रहा है। तो अभी इन्होंने जनाब इमरान वसीम साहब ने भी ज्वाइन किया, ज़बरदस्ती आ गए। नहीं मैंने बुलाया। अच्छा इमरान, नहीं आप इधर ही बैठे, वो ठीक बैठा हुआ है। इमरान, आपने बात की कि जो कि हामिद खान साहब कहते हैं कि ये गुलजार डॉक्ट्रिन एक मुतारिफ कराया कि जो भी अहम केस है वो जस्टिस वकार सेठ की सीनियरिटी का मामला हो, वो जो और भी मिसिंग पर्सन के हवाले से हो, हैं सारे मैं गिनवा दूंगा। हाँ, और ये वो जो मुकदमात हैं, हमने देखा था कि आसिफ सईद खोसा साहब ने एक सीनियर जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया था कि जिसमें तमाम अहम और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज किए जाएंगे, वो रवायत भी ख़त्म की। और फिर उसके बाद वो ऐसे कौन से बड़े अहम मुकदमात थे जो कभी अदालत के अंदर पेश ही नहीं हो पाए। देखें, अपना 2021 के सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी के हवाले से मती भाई ने अपनी बात की और हसनात भाई ने अपने बात की, लेकिन मैं बात करना चाह रहा हूँ कि 2021 में ऐसे कौन से मुकदमात थे जिन्हें समाअत के लिए कंसीडर ही नहीं किया गया। मिसाल के तौर पे पहला केस जो फरवरी 2021 का है, जिसमें चीफ जस्टिस अपना जस्टिस काजी फाइसा को वज़ीर आज़म से मुतल्लिका मुकदमात सुनने से रोक दिया गया। उस फैसले के खिलाफ रिव्यू आया जो बलूचिस्तान बार काउंसिल की जानिब से। अच्छा, उसमें प्ली ये ली गई कि ये जो 4 जजेस का फैसला है, ये 7 जजेस के जो पहले फैसला है कि आप किसी जज को जुडिशल ऑर्डर के जरिए केसेस उसके काम से उसे केसेस सुनने से नहीं रोक सकते, वो रिव्यू आज तक पेंडिंग है। यानी 10 माह गुजर गए, दिसंबर जाने को वो केस नहीं लगा। इसी तरह से गालिबन पिछले साल जब आपके सामने शरई अदालत में परवेज़ मुशर्रफ का फैसला सुनाया गया खुसूसी अदालत ने, तो उसके खिलाफ अपील आई। अच्छा, साबिक सदर हैं परवेज़ मुशर्रफ, आर्मी में भी उन्होंने सर्व किया है, इतना सवेर फैसला खुसूसी अदालत से उनके खिलाफ आता है और यहाँ पर वो पड़ा है, उनके दामन पे स्टिग्मा लगा हुआ है कि उन्होंने ट्रीजन किया है, तो वो केस भी नहीं लगा। आखिर कोई उसका फिर जवाब तो होना चाहिए, वो केस क्यों नहीं लगा, चाहे चैम्बर अपील ही थी। इसी तरह से अगर आप आगे आए, आपको जो अपना मरियम नवाज की, शहबाज शरीफ की, हमजा शहबाज शरीफ की, अब जितने भी रेफरेंस बनाया गया नैब की जानिब से और उनकी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानतें हुई, कैंसिलेशन के लिए अपीलें आई, आज तक नहीं लगी। इसी तरह से वकार सेठ साहब ने अपनी सीनियरिटी के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी रेफरेंस दायर किया और सुप्रीम कोर्ट में भी आईनी दरख्वास्त दायर की, वो दुनिया से चले और उनमें 2 जजेस की जो अपॉइंटमेंट चैलेंज की, जस्टिस मुनीब अख्तर और मज़ार अली अकबर नकवी साहब, तो वो काजी अमीन और अमीनुद्दीन खान साहब और काजी अमीन साहब, उनका नाम भी लिया गया, लेकिन वो केस भी पेंडिंग पड़ा है। दरख्वास्त गुजार दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनकी दरख्वास्त आज भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, उसी तरह से वो सुनी नहीं। मैं तो बात कर रहा हूँ कि दरख्वास्त गुजार नहीं रहा, लेकिन दरख्वास्त उनकी जिंदा है अभी अदालत में। इंस्ट्रक्चर हो चुकी है, नहीं हो चुकी, वो अलग मैटर है। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस हैं, मेरे ख्याल से उन्हें ना सुनने का कोई जवाब नहीं था, उन्हें सुना जाता, किसी के खिलाफ फैसला बनता था, दे दिया जाता, किसी के हक में बनता था, दे दिया जाता, लेकिन पेंडिंग रखने का कोई जवाब नहीं आता। मैं सिर्फ इसी हद तक आपके साथ बात करना चाह रहा था। अच्छा, एक और जो है वो बात है, और वो है जुडिशल अपॉइंटमेंट के हवाले से। हसनात साहब,
इस साल के अंदर हमने देखा कि जुडिशल कमीशन काफ़ी एक्टिव रहा। मतलब हमने उसमें ये ज़रूर देखा है कि उसमें एक जो है वो कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो डिबेट हुई, डिबेट के बाद अपॉइंटमेंट्स हुई। उसमें फारूक बाबर सत्तार की अपॉइंटमेंट है, तारिक जहांगीरी की अपॉइंटमेंट है, हाई कोर्ट्स में है, लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट के अंदर। तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के हवाले से, तो इस हवाले से ये साल कैसा रहा? देखिए, इस मामले में थोड़ा क्रेडिट दें कि जो जस्टिस बता रहे हैं जुडिशल कमीशन के मेंबरान कि चीफ जस्टिस गुलजार साहब ने ये नहीं किया कि इनफॉर्मली चीज़ें सेट करके यहाँ जो इस तरह माजी में रहा कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग 2 मिनट में होती थी और सारा मामला ख़त्म हो जाता था, यहाँ 3-3 घंटे भी मीटिंग चलती रही है और दूसरा जो जुडिशल कमीशन ने ये डिसाइड कर दिया कि जो एजेंसीज़ की रिपोर्ट है वो एडमिसिबल नहीं होंगी जब तक ये एजेंसीज़ की रिपोर्ट में लिखने वाला जो है उसका नाम ना हो, तो वो प्लेस नहीं की जाएगी कमीशन के सामने। तो ये एजेंसीज का रोल जो अपॉइंटमेंट में है वो तकरीबन उसको ख़त्म किया गया और कहा गया कि जी एजेंसीज की रिपोर्ट अगर देख रही है, क्रेडिट गोज़ टू काजी फैज़ साहब। बिल्कुल, उस पर यूनानिमस हुआ। इवन बंदयाल साहब ने भी कहा और सब ने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, जो ऐसे रिपोर्ट होती है कि जी जो अमूमन होती है ना रिपोर्टें, हाँ बिल्कुल, बगैर उसके नाम के आ जाती हैं। अब जो भी आएगी रिस्पॉन्सिबल पर्सन के दस्तखत से और उसके नाम से आएगी, नाम से। और ये अटॉर्नी जनरल जो है वो अपने यानी पेरिजुअल के लिए या अपने लिए वो देख सकते हैं। तो वो ये चीज़ ख़त्म हुई। और दूसरा, मिनॉरिटीज़ के हवाले से भी गुलजार साहब ने कुछ अच्छे इकदाम किए हैं, जिस तरह उन्होंने कहा कि जी बोल्ड स्टेप लिए कि जिस तरह वो पैसे तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज माइनॉरिटी से भी ले लेते, वो मेरा ख्याल है कि यहाँ इस वक्त कोशिश हो रही है और हो भी रही है। कोई ऐसा वकील, अगर मेरा ख्याल है इस्लामाबाद बार में भी बताया जा रहा है कि वो भी कोशिश में है, क्योंकि ऐसा वकील लेकिन किसी की 45 साल एज नहीं है तो इस्लामाबाद में, ये तो इस्लामाबाद बार में ले लिया। हाई कोर्ट में तो है, हाई कोर्ट में है। और दूसरी बात है, कुछ ऐसे हैं जो हमारे यहाँ वहाँ मेरा ख्याल है थोड़ा सा इशू ऐसा है कि वो हमारे लोग जो हैं थोड़े जजेस भी कहते हैं कि नहीं जी वो उधर नहीं जाना, लेकिन आपको भी पता है 2-4 बहुत कॉम्पिटेंट जजेस हैं, वकील हैं, और मेरा ख्याल है उनको कंसिडर करना चाहिए। अगर इतना पाकिस्तान समझते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है तो वो उन जजेस को उन कम्युनिटी से भी लेना चाहिए। बिल्कुल। मतीउल्लाह जान, आप मोबाइल से खेलना बंद करें ना यार, आप ज़रा तवज्जो देना यार। मुझे पता है कि आप अपने व्लॉग्स करके फारिग हो चुके हैं, आपके डॉलर बन चुके हैं। चलें अब आपके भी रियाल बना दें। अच्छा, इसमें जो जुडिशल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, आप समझते हैं कि इसके अंदर वो तकाज़े पूरे किए जा रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड एक ऐसा सिस्टम हम कामयाब हो गए बनाने में कि जिससे जो है वो अदलिया के अंदर क्वालिटी ऑफ जजेस जो है वो बेहतर हो? जी बिल्कुल नहीं। जो 18वीं तरमीम की गई थी और वज़ीर आज़म और प्रेसिडेंट से ये अख्तियार ले लिया गया था आला अदलिया में जजों की तैनाती का, उसका मकसद यही था कि इसमें कोई डिस्क्रिशनरी स्वाबदीदी अख्तियारात किसी फ़र्द वाहिद के पास ना हो। तो इसीलिए जो 18वीं तरमीम के तहत आर्टिकल 175 में आइन के तरमीम करके ये जुडिशल कमीशन बनाया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस की सरबराही थे, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, बार काउंसिल का नुमाइंदा और फिर ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के नामजद रिटायर्ड जज जो हैं। तो इस कमीशन का एक मकसद ये था कि इसमें स्वाबदीदी अख्तियारात कम हो, सो मच सो कि इवन चीफ जस्टिस भी अकेला उसका एक वोट हो, ना कि वो स्वाबदीदी अख्तियार हो चीफ जस्टिस का। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चीफ जस्टिस चाहता है, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जो हैं जो चाहते हैं वो अड़ जाते हैं उस पर, और जूनियर जजेस को ऊपर एकदम पहले लाए भी हैं और फिर बाद में जो है इसी बात में फटा भी पड़ा। और फिर जस्टिस सजाद अली शाह ने तो एक केस की समाअत के दौरान ये बरमला इतराफ़ कर लिया कि इन कमीशंस की मीटिंग में तो हम जूनियर जजेस को पूछा भी नहीं जाता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तो फिर जिस मकसद के लिए आइन में तरमीम की गई थी वो मकसद तो फौत हो गया। तो जुडिशल अपॉइंटमेंट के अंदर जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर चीफ जस्टिस के ओहदे में हुआ है, स्वाबदीदी अख्तियारात चीफ नहीं, लेकिन मतीउल्लाह जान चीफ जस्टिस के पास जो है वो इख्तियार तो रिकमेंड करने का है ना कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर एलिवेशन का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। देखिए ये रिकमेंड करने का, लेकिन वहाँ पे वोट एक है। अभी जस्टिस आयशा मलिक जो ये आईनी अख्तियार नहीं है, नहीं ये कयूं ये अमेंडमेंट आने के बाद ही सारा कुछ हो गया ना, तभी तो वो कहते हैं कि जोई साहब ने बहुत बड़ा जुल्म किया कि जो डिस्क्रिशनरी इख्तियार है चीफ जस्टिस का वो रूल 3 में लिख दिया कि चीफ जस्टिस जो मर्जी करे। अब देखें जब 19वीं अमेंडमेंट के अंदर आपने कबूल किया आपकी पार्लियामेंट ने, यार अब जहरी बात है यहाँ डंडा था, नवाज शरीफ साहब था उस वक्त, पार्लियामेंट क्या तस्लीम किया
ये आइन के मुनाफी है और कोई भी इन रूल्स को चैलेंज कर सकता है, क्योंकि आइन के 175 के तहत जो है ये रूल्स जो हैं इस बात की नफी करते हैं कि ये कमीशन का फैसला होना चाहिए। का तो एक ही वोट है ना, हाँ, रिकमेंड करने की पावर है। अभी जस्टिस आयशा मलिक के मामले के ऊपर आप देखें, मामला जो है वो बराबर होके छूट गया। चीफ जस्टिस ऐसे करते हैं, जब उनके पास मिनॉरिटी थी, दोस्त मोहम्मद खान मौजूद थे, उन्होंने उनका वेट किया, उन्होंने रिकमेंड उस वक्त किया जब फील्डिंग सेट हो गई, मतलब बंदे पूरे हो गए 5, तो तब किया। ये जो इख्तियार है ना जो चीफ जस्टिस के पास है कि जब वो देखेगा कि जी मेरे बंदे पूरे हैं तब वो नाम इनिशिएट करेगा। तो क्या आप क्या समझते हैं किसकी तरफ से आना चाहिए नाम? मेरा ख्याल है कि जुडिशियल कमीशन को ओवरऑल देखें, चीफ जस्टिस के पास कोई टाइम तो हो ना, चीफ जस्टिस का वेट करे कि रिटायर जज अब चला गया, वो मेरी बात नहीं, वो सीनियरिटी प्रिंसिपल पे डटा हुआ था, अब जो रिटायर जज आएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पास इख्तियार होना चाहिए है उनके पास, और फिर अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को हाई कोर्ट के लिए तो चीफ जस्टिस ही ये इस्तेमाल करते हैं ना अपना। लेकिन जब चीफ जस्टिस को ऊपर लाने की बारी होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपना स्वाबदीदी अख्तियार इस्तेमाल करता है जो आइन की रूह के मुनाफी है, और इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम वजह होना चाहिए कि जिससे पूरे कमीशन को ये अख्तियार हो कि वो एक एक वोट के साथ जो है इस तैनाती में अपना हिस्सा डाले, ना कि एक चीफ जस्टिस की मर्जी हो तो किसी भी जज को नामजद कर दे, मर्जी हो तो मर्जी का बेंच बना दे, मर्जी हो तो सुओ मोटो ले ले ना ले ले। ये सारे वो अख्तियारात हैं जो कि आइन के मुनाफी हैं। तो मैं समझता हूँ ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वैसी है कि जैसे किसी फ़ौज के सरबराह के पास आइनी और कानूनी अख्तियार ना होते हुए भी वो इस्तेमाल कर रहा होता है। चले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज जाज़ेब अब्बासी साहब जो हैं वो बार बार इशारा करें कि लाइट ख़त्म हो रही है, तो देखा आपने कि हमारे जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं उन्होंने अदालती साल के ऊपर हमारा एक कोशिश थी कि उसका एक तायराना जायज़ा लिया जाए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं कहीं कुछ ऐसे मामला ज़रूर हुए हैं जिसकी वजह से अदलिया की साख के ऊपर सवालात जो हैं वो उठे हैं। वही फिर वो इंडेक्स जो है उसका हवाला दें और फिर अली अहमद कुर्द की तकरीर को अगर आप सामने रखें और वहाँ पे गुलजार साहब के मुक्कों वाले जवाब जो हैं वो सामने रखें, तो और फिर उसके बाद गेट आउट से लेके शट अप तक की बात जो है, तो शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट। अब क्या क्या बताएं यार आप, मतलब है कि अजीब बात करते हैं। ये साल पूरा याद करें ना जो जो रिमार्क थे वो। जी हाँ, ये वो है। और फिर इस तरह की जो है बातों से जहाँ हसनात मलिक का ये ख्याल है कि एक वो जो जुडिशरी के ऊपर नादीदा क़ुव्वतों की तरफ से जो अटैक था उस पर वो कहते हैं कि हाँ इस हवाले से वो अटैक्स जो हैं उनको कोर्ट ने डिफेंड किया। लेकिन मसला ये है कि जो आइन का आर्टिकल 37D जो कहता है कि सस्ता और फौरी इंसाफ मिले लोगों को, इस हवाले से जो है वो अवाम मुतमईन नहीं है। आज भी 2 मिलियन से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो पाकिस्तान की अदालतों में लोअर कोर्ट से लेके ऊपर वाली कोर्ट्स तक मौजूद हैं, और वो वाली अदालत जिसके दरवाजे के बाहर हम तीनों यहाँ बैठे हैं और सीढ़ियों पर बैठ के हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, इसमें भी 54,000 मुकदमात जो हैं वो पाइल अप हो चुके हैं। शराए दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।